गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे सोलर टेक्नीशियन का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड। तो सोलर सेल से संबंधित जो है ना सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सोलर सेल है ना, सोलर सेल क्या करती है। तो हमें पता है कि सोलर सेल जो है, जो आपकी सोलर सेल होती है, ठीक। तो जो सोलर सेल है वो सोलर सेल लाइट एनर्जी को, है ना, प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में। तो हमें पता है कि सोलर सेल जो है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसके लिए यदि हमको सोलर सेल लगानी है तो हमको सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि सौर ऊर्जा जो है, ये सौर ऊर्जा हम किसको बोलेंगे? तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य से जो हमको ऊर्जा मिलती है ना, वो किस प्रकार से मिलती है? तो सूरज से विकिरण निकलता है ना। सूरज से क्या होता है? विकिरण होता है। तो विकिरण जो होता है, इसके लिए हमको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी माध्यम के, है ना, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी के बीच में क्या है? निर्वात है, तो वहां पे कोई माध्यम नहीं है। तो बिना किसी माध्यम के जो सूर्य से हमारे पास में क्या आती है? ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा क्या बोलते हैं? विकिरित होती है, विकिरण होता है ऊर्जा का। तो उस ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। तो सौर ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा विकिरणों में निहित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो सूरज के द्वारा जो विकिरण होता है ना, वो विकिरण किस प्रकार से होता है? तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सूरज से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो सौर ऊर्जा है वो विकिरित होती है। तो जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है और जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है, ये दोनों ऊर्जाओं की जो तरंगे होती हैं, वेवफॉर्म होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है। तो यहां पे सौर विकिरण जो होता है, उसमें जो ऊर्जा उपस्थित होती है, उसमें जो ऊर्जा मौजूद होती है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सूरज से विकिरित होती है और पृथ्वी तक वो पहुंचती है। अब सूरज में यदि ये सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो ये सूरज में आती कहां से है? तो सूरज में क्या होता है? नाभिक के संलयन होता है। तो क्या सूरज में सौर ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है? तो सूरज में क्या होता है? यहाँ पे उसके केंद्र में नाभिक के संलयन की अभिक्रिया होती है। तो नाभिक के संलयन का, यहाँ पे सूरज में क्या होता है? तो नाभिक के संलयन का मतलब होता है कि सूरज में जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, इनके नाभिक जुड़ते हैं। तो जुड़ने को क्या बोलते हैं? संलयन बोलते हैं। और जुड़ करके वो क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं यहाँ पे। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिक के संलयन बोलते हैं। और नाभिक के संलयन के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकृत होती है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सूरज से जो ऊर्जा हमारे पास आती है वो कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा उसको बोलते हैं। तो सूरज से सौर ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो सौर विकिरणों में जो निहित ऊर्जा होती है उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक। अब सूरज में सौर ऊर्जा कहां से आती है? तो ये नाभिक के संलयन, सूरज के केंद्र में क्या होता है? नाभिक के संलयन होता है। तो इससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। तो सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है ये किस प्रकार से आती है? मैंने बताया अभी, विकिरणों के रूप में आती है। और ये विकिरण क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है। तो वही चीज बता रहा है कि सौर ऊर्जा का जो स्रोत है, ये सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है?
तो सूर्य के केंद्र में निरंतर क्या होता रहता है, नाभिक के संलयन होते रहता है। तो सूरज के केंद्र में लगातार अनवरत कई अरबों खरबों साल से नाभिक के संलयन की प्रक्रिया हो रही है। और इस नाभिक के संलयन में प्रक्रिया में होता क्या है, तो बता रहा है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 4 नाभिक, ठीक है, ये 2 और 2, तो हाइड्रोजन के कितने नाभिक हो गए, 4 नाभिक। तो हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। तो ये प्रोटॉन मिलकर के हीलियम का क्या बनाते हैं, एक नाभिक बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संलयन बोलते हैं। ठीक है, तो सूरज में नाभिक के संलयन का मतलब क्या है कि सूरज में हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर के क्या बना रहे हैं, हीलियम का एक नाभिक बना रहे हैं, और इसी के कारण अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। ठीक, तो बोल रहा है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होता है और प्रकाशीय ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो सूरज से जो ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, किसके कारण से हो रही है, ये नाभिक के संलयन के कारण। नाभिक के संलयन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 4 जो नाभिक हैं मिलकर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में जो ये ऊर्जा उत्पन्न होती है यही किसके द्वारा आती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा सूरज से विकिरित होती है, और विकिरित होकर के पृथ्वी तक वो पहुंचती है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम किस में करने वाले हैं, सोलर सेल में करने वाले हैं। समझ में आया। इसके बाद में यहां पे देखिए कि क्या बोल रहा है कि जो सौर ऊर्जा है, ठीक, तो उसी चीज को बताया कि सौर ऊर्जा क्या है, तो निहित, ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है, तो सौर विकिरणों में निहित ऊर्जा, उसी को सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, तो सौर विकिरणों में निहित ऊर्जा को क्या बोला गया है, सौर ऊर्जा इसको बोलते हैं। यहाँ पे सौर ऊर्जा सूर्य के केंद्र में होने वाली नाभिक के संलयन की अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। सूर्य से निकलने वाली यह ऊर्जा विकिरणों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, उसी को शॉर्ट में आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे, कि सौर विकिरण क्या होता है, तो सौर ऊर्जा क्या होती है, तो सौर विकिरणों में निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं यहाँ पे। और सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो नाभिक के संलयन सूर्य के केंद्र में हो रहा है, और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वही सौर ऊर्जा है। और नाभिक के संलयन कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आया। सूर्य के केंद्र में निरंतर नाभिक के संलयन की अभिक्रिया होते रहती है, लगातार होते रहती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 4 नाभिक प्रोटॉन मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलियन हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आया। इसके बाद में यहाँ पे देखिए सूर्य का तापक्रम कैसा होता है ना, और संरचना वगैरह क्या है। तो सूर्य की सतह का औसत तापक्रम पूछेगा कितना होता है, तो सूर्य की सतह का औसत तापक्रम कितना होता है, तो 6000 केल्विन होता है। ठीक है, तो सूर्य की सतह का औसत तापक्रम कितना है, 6000। दूसरा पूछेगा सूर्य का मुख्य रासायनिक घटक क्या है, तो सूर्य में जो नाभिक के संलयन हो रहा है जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो इसका मुख्य घटक क्या है, तो मुख्य घटक क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहां पे हम देखेंगे सूर्य का जो मुख्य रासायनिक घटक है ये क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन के द्वारा नाभिक के संलयन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है, यहाँ पे हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है, अब नाभिक के संलयन की प्रक्रिया को यहाँ पे आपको दर्शाया है किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा, कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के हीलियम बनाते हैं यहाँ पे, और जो एनर्जी होती है वो उत्पन्न होती है। तो एनर्जी कितनी हो रही है, तो हाँ 26.7 मेगा, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी उत्पन्न होती है, तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सूर्य में होने वाली प्रमुख अभिक्रिया क्या है, नाभिक के संलयन है, और ये कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो 1.602 इंटू 10⁻19 जूल, तो इतने के बराबर होती है। इसको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मेगा का मतलब क्या हो गया, उसको आप किससे गुणा कर दोगे, 10⁶ से गुणा कर दोगे। ठीक है ना, मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻6। दूसरा देखेंगे कि इस अभिक्रिया में क्या उत्पन्न हो रही है, अत्यधिक मात्रा में
ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो सौर विकिरण में कितने प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, कितने प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? तो एक होती है ऊष्मीय ऊर्जा और दूसरी क्या होती है? प्रकाशीय ऊर्जा। तो सौर विकिरण जो होता है, उस सौर विकिरण में किस प्रकार की ऊर्जाएं उपस्थित होती हैं? तो दो प्रकार की, एक ऊष्मीय ऊर्जा और दूसरी क्या होती है? प्रकाशीय ऊर्जा होती है। तो यहां पे जो हम यूज करते हैं सोलर सेल में, वो कौन सी ऊर्जा का यूज करते हैं? हम प्रकाशीय ऊर्जा का यूज करते हैं। तो बोल रहा है कि जो प्रकाशीय ऊर्जा है, इस प्रकाशीय ऊर्जा को हम किस प्रकार से बोला जाता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को क्या बोला जाता है कि यहाँ पे ये ऐसा बंचेस होते हैं। किसके बंचेस होते हैं? फोटोन के। तो ये होता है फोटोन। तो प्रकाशीय ऊर्जा को कौन लेके आता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को फोटोन। कौन लेके आता है? फोटोन। तो फोटोन में ऊर्जा होती है। तो प्रकाश ऊर्जा किस रूप में होती है? यहाँ पे फोटोन के रूप में होती है। ठीक है, और यही ऊर्जा जो है जब सोलर सेल के ऊपर में गिरती है तो वो इस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा को? प्रकाश की, फोटोन की ऊर्जा को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल। सोलर सेल को क्या बोला जाता है? फोटोवोल्टाइक। तो फोटोवोल्टाइक का मतलब फोटोन की जो ऊर्जा है, उस फोटोन की ऊर्जा को किस में चेंज कर रही है? वो वोल्ट में चेंज कर रही है। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है? फोटोवोल्टाइक सेल। शॉर्ट में क्या बोला जाता है इसको? पीवी सेल। तो ये याद रखना है। तो बोलेगा आपको कि सोलर सेल, ठीक है, प्रकाश की किस ऊर्जा को परिवर्तित करती है? प्रकाशीय ऊर्जा को परिवर्तित करती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाश की में जो ऊर्जा है वो किसमें निहित होती है? फोटोन में होती है। तो प्रकाशीय ऊर्जा किसमें होती है? फोटोन में। तो कई बार ऐसे बोल देगा कि सोलर सेल परिवर्तित करती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को, प्रोटॉन की ऊर्जा को, फोटोन की ऊर्जा को, न्यूट्रॉन की ऊर्जा को। तो किसकी ऊर्जा को परिवर्तित करती है? फोटोन की। तो ये एकदम याद रखना है कि सोलर सेल जो है वो फोटोन के रूप में जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एकदम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो फोटोन ऊर्जा जो है, फोटोन ऊर्जा के स्थानांतरण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। कौन सी ऊर्जा के स्थानांतरण में सहायक होते हैं फोटोन? तो प्रकाशीय ऊर्जा के स्थानांतरण में ये सहायक होते हैं। समझ में आया? इसके बाद में देखिए जो सौर ऊर्जा का विद्युत में रूपांतरण, ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि जो प्रकाश ऊर्जा है को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रकाश फोटोवोल्टाइक सेल का क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। जो जो अभी तक मैं बताते आ रहा हूं वही चीज बता रहा है यहाँ पे कि जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को हम किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। और इसको बदलने के लिए प्रकाश वोल्टीय यानी फोटोवोल्टाइक सेल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो फोटोवोल्टाइक को हिंदी में क्या बोल सकता है? प्रकाश वोल्टीय बोल सकता है ना, फोटोवोल्टाइक सेल। तो सोलर सेल को क्या क्या बोल सकता है? प्रकाश वोल्टीय, फोटोवोल्टाइक, सोलर सेल ऐसे बोल सकता है। हाँ, तो ये सब याद रखना है। तो बोल रहा है कि ये सेल हम कहां पे लगाते हैं? सोलर सेल सोलर पैनल में लगाते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि एक सेल है, जैसे कि ये एक सेल है, तो जो एक सोलर सेल है, इकाई सेल बोलेंगे इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सेल है। और इसी प्रकार की 18 सोलर सेल को यदि हम लगाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारे पास में एक सोलर पैनल बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की 18 सेल को यहां पे ऐसे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सोलर पैनल बन जाएगा। या इसी को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल। तो सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल बोलते हैं। और इस तरह से सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल का समूह जब हम यूज करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सोलर एरी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एग्जाम में, है ना, कि सोलर मॉड्यूल किसको बोलते हैं, सोलर एरी किसको बोलते हैं। तो यदि एक सेल है तो सोलर सेल, सेलों का समूह, कितनी सेल होती हैं एक पैनल में? एक मॉड्यूल में 18 सेल होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पैनल। और सोलर पैनल का समूह, तो समूह का मतलब क्या होता है? श्रेणी और समांतर क्रम। इसको जब हम यहाँ पे पैनल में लगाएंगे ना तो कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में, समांतर में। सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? वोल्टेज बढ़ाने के लिए। समांतर में क्यों जोड़ते हैं? धारा बनाने के लिए, है ना। तो श्रेणी में हम जोड़ते हैं काय के लिए? वोल्टेज बढ़ाने के लिए।
और समांतर में काय के लिए जोड़ते हैं बोलेगा तो एम्पियर आवर क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको जोड़ा जाता है। अब यहां पे जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के बारे में बोल रहा है कि सौर ऊर्जा जो है ये इसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार की ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जिसको अक्षय स्रोत भी बोला जाता है। ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, जब तक हमारी पृथ्वी रहेगी तब तक सूर्य रहेगा, तब तक पृथ्वी रहेगी, सूर्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा है, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, अक्षय ऊर्जा है ये, ठीक है। इसमें कोई प्रदूषण होता है क्या, कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो आजकल जो सोलर सेल यूज कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण यूज करने का क्या है, एक तो ये नवीनीकरण ऊर्जा है ना, हमको अलग से कोई ईंधन वगैरह जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इससे प्रदूषण यहाँ पे नहीं होता है। ऊर्जा का जो ये स्रोत है दीर्घ काल तक उत्पन्न रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये उत्पन्न रहेगा, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे बहुत कम करना पड़ेगा। यदि किसी ईंधन को जलाते हैं, धुआं निकलता है ना, उससे अन्य पदार्थ निकलते हैं, गंदगी फैलती है, तो मेंटेनेंस वगैरह ज्यादा करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो मेंटेनेंस वगैरह इसमें हमको ज्यादा करना नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये सोलर जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दे रहा है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, उसकी क्या विशेषताएं यहाँ पे होती हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि जो सौर विकिरण होता है, सौर रेडिएशन होता है, ठीक है, तो वही बता रहा है यहाँ पे कि सूरज के द्वारा जो उत्सर्जित होता है विकिरण, उस विकिरण को क्या बोलते हैं, सौर विकिरण बोलते हैं, ठीक है। अभी जो सौर विकिरण होता है, ये सौर विकिरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना। अभी बताया कि सूरज से जो ऊर्जा हमारे पास में आती है, कैसे आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। तो हम बोलेंगे कि सौर विकिरण कैसा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है। तो कई बार देखोगे कि न्यूज वगैरह में आता है कि सोलर तूफान आया है, सोलर तूफान आया है, जो आपके इंटरनेट को बंद कर सकता है, सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है। तो सूरज में जब तूफान आता है तो वहां से क्या निकलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक बहुत बड़ा झोंका निकलता है, ठीक है। यानी कि उससे चुंबकीय बल रेखाएं वगैरह भी वहां पे निकलती हैं। तो वो क्या कर सकती हैं, सैटेलाइट वगैरह को डैमेज कर सकती हैं, और सैटेलाइट यदि डैमेज हो गई तो इंटरनेट पूरे बंद हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो सौर विकिरण जो होता है वो किस प्रकार का विकिरण होता है, ये तो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्या होता है, ये अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार की तरंगे शामिल होती हैं। तो जैसे हमने इल्यूमिनेशन में पढ़ा था, ठीक है, तो इल्यूमिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो तरंगे होती हैं जिनको हम देखते हैं, देखने वाली जो तरंगे होती हैं वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं, याद आ रहा है दृश्य। इससे यदि छोटी तरंग होती है, ठीक है, 3800 से यदि छोटी होती है तो उसका बोलते हैं पराबैंगनी, बोलते हैं उसको पराबैंगनी विकिरण बोलते हैं। और यदि इससे बड़ी होती है तो उसको क्या बोलते हो, अवरक्त विकिरण बोलते हो, है कि नहीं। तो उसी चीज के बारे में यहां पे बता रहा है कि जो सौर विकिरण होता है, इस सौर विकिरण में गामा किरणों से लेकर के रेडियो तरंगों तक की किरणें शामिल होती हैं। तो सौर विकिरण में सभी प्रकार की तरंगे हैं, गामा किरणों से लेकर के रेडियो तरंग तक की किरणें शामिल होती हैं, ठीक है। सौर विकिरण जो होता है विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का समूह होता है। तो विभिन्न तरंग दैर्ध्य होती हैं, पराबैंगनी होता है, अवरक्त होता है, दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। तो ये सारे स्पेक्ट्रम यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो सौर विकिरण का जो स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार का है बता रहा है, सौर विकिरणों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो सौर विकिरण का जो समूह है इसको क्या बोलेंगे हम, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी यही जो उससे निकल रही हैं तरंगे, उन तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है ना, उसी को क्या बोलेंगे, उसका स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो सौर स्पेक्ट्रम का लगभग, ठीक है, कितना भाग, 6.4 पराबैंगनी विकिरणों से भरा होता है। तो पराबैंगनी विकिरण कितने होते हैं यहाँ पे, 6.4% क्या होता है, पराबैंगनी विकिरण। इसी को कौन रोकता है, पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पे आने से, ओजोन गैस, है ना, यही हमारी त्वचा को जलाती हैं, है ना, ये खतरनाक होती है हमारी त्वचा के लिए, ठीक। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं इनकी तरंग दैर्ध्य बता रहा है कितनी होती है। तो देखो क्या लिखा है, ये 3800 लिखा है ना एंगस्ट्रॉम।
अब उसी एंगस्ट्रॉम को किस में परिवर्तित कर दिया है, माइक्रोमीटर में। तो यदि इस एंगस्ट्रॉम को हम माइक्रोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.38 माइक्रोमीटर। क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो यदि उसको माइक्रो में बदलेंगे तो इस प्रकार से उसको लिखा जा सकता है। समझ में आया? तो सौर स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक, उसमें लगभग इतनी क्या होती है, यहाँ पे पराबैंगनी विकिरण होती है, और पराबैंगनी विकिरण जो होती है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 0.38 माइक्रोमीटर से कम होती है। शेष स्पेक्ट्रम जो होता है अवरक्त किरणों से बना होता है। तो शेष जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, अवरक्त। तो अवरक्त जो विकिरण होता है, ठीक है, ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं, अवरक्त विकिरण ऊष्मीय तरंगे होती हैं। ठीक है, तो अवरक्त विकिरण पढ़े थे ना, अवरक्त बड़ी तरंग दैर्ध्य जिसको हम देखते नहीं है, देख नहीं पाते हैं, तो वो ऊष्मीय तरंगे हैं। ठीक है, तो वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पे होती हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि सौर विकिरण जो होता है इसकी जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, क्या सब जगह ही एक समान होती है। तो सौर विकिरण की मात्रा है ये सभी समय सभी स्थानों पे एक समान नहीं रहती है। तो सौर विकिरण जो है, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी पे कहीं पे भी हमको सोलर सेल लगानी है तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि उस स्थान पे कितना सौर विकिरण आता है। सोलर सेल लगानी भी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, है ना, या किस तरह की सेल लगानी चाहिए। तो उसी के लिए हम ये सोलर जो है विकिरण है इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो सौर विकिरण है ये सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है, तो भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है कि किस जगह पे लगाना है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति यहाँ पे क्या है। ठीक है, क्षेत्र एरिया क्या है, समय पर निर्भर करता है। ठीक है, ऋतु पर निर्भर करता है, वातावरण की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये आपको याद रखना है कि यदि बोला कि सौर विकिरण की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये याद रखिएगा, सौर विकिरण की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, है ना, जो पृथ्वी पर सौर विकिरण पहुंच रहा है ना, तो पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है, एरिया पर निर्भर करती है, समय पर निर्भर करती है ना, कि सुबह का समय है, शाम का समय है, रात का समय है, ऋतु पर निर्भर करती है, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है ना, और वातावरण की स्थिति है, वातावरण कैसा है, उसमें कोई क्या बोलते हैं, बादल तो नहीं छाए हुए हैं, है ना, या फिर इस तरह का जो वातावरण होता है उस तरह का वातावरण तो नहीं है। ठीक, तो इन पे सब पे ये निर्भर करता है। भौगोलिक स्थिति यानी कि किस अक्षांश पे है, किस देशांतर पे स्थित है ना, भौगोलिक स्थिति उसकी क्या है, तो उस पे ये निर्भर करता है। तो ये एकदम याद रखिएगा, है ना, यदि पूछा कि सौर विकिरण की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है तो इसको याद रखिएगा। दूसरा कि सूरज में से जो ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है सूरज में, तो नाभिक के संलयन के कारण उत्पन्न होती है ना। नाभिक के संलयन में हाइड्रोजन के कितने अणु भाग लेते हैं, तो 4, और उसके तुलना में क्या बनता है, हीलियम का 1 परमाणु बनता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे सौर विकिरण के जो प्रकार होते हैं, तो सौर विकिरण के प्रकार को और बता रहा है कि जैसे ये बताया ना भौगोलिक स्थिति इन सब पे निर्भर करता है, तो उसी चीज को और समझाने के लिए कोशिश कर रहा है कि भाई इन सब पे कैसे निर्भर करता है। तो बता रहा है कि सौर विकिरण जो है उसको हम मुख्य रूप से कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है विसरित विकिरण। विसरित विकिरण का मतलब क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे बादल, ऐसे बादल है, धूल है, इस तरह के कण हैं। अब सूरज से जो ऊर्जा आ रही है, ठीक है, अब बीच में तो ये आ गया, तो ये ऊर्जा को सीधे पहुंचने नहीं देगा, तो ऊर्जा पहले ये लेगा, अब इसके से ऊर्जा फिर चारों तरफ ऐसा फैलेगी, ऐसा फैलेगी। धूल ऊर्जा को रोकेगी, धूल पहले ऊर्जा लेगी फिर वो चारों तरफ फैलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ऊर्जा आती है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, कि वो किसके कारण से आ रही है, विकिरण के कारण आ रही है, डिफ्यूजन के कारण आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के विकिरण में जो परावर्तन है उसकी घटना होती है। ठीक है, सूर्य से निकलने वाला जो विकिरण है पृथ्वी तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में जो बादल होते हैं, धूल के कण होते हैं, ठीक है, उन पे जाता है और फिर वो क्या करते हैं, उसको परावर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, यहाँ पे विसरण की घटना होती है। तो इस प्रकार का जो विकिरण होता है उसको क्या बोलते हैं, विसरण विकिरण बोलते हैं। समझ में आ गया? तो एक हो गया विसरण विकिरण।
तो जैसे क्या होता है कि बादल वगैरह छाए हुए हैं, है ना, तो उस समय कौन सा विकिरण होगा? विसरण विकिरण यहाँ पे होगा, ठीक है ना। आंधी तूफान चल रहा है, आंधी का मौसम है, तो धूल वगैरह छाई हुई है, तो वहां पे कौन सा विकिरण होगा? विसरण विकिरण यहाँ पे होता है। उसके बाद में देखिए एक होता है किरण विकिरण या क्या होता है बीम विकिरण, ठीक है। तो किरण विकिरण या बीम विकिरण का मतलब क्या है? सीधा किरण जो है वो पृथ्वी पे आ रही है, ठीक है। तो इसमें कोई धूल वूल का कण नहीं है, कोई बादल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जो सूर्य है, इस सूर्य से ऊर्जा क्या आ रही है? सीधे पहुंच रही है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो बीम के रूप में उस ऊर्जा को लेकर के यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इसमें कोई डिफ्यूजन वगैरह नहीं हो रहा है, तो इसको सीधा आ रही है, तो सीधे को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रेडिएशन बोलेंगे इसको। तो ये जो सौर विकिरण है ये किस प्रकार का होता है? तो इसमें कोई परावर्तन नहीं होता है, सीधे सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है ये। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विकिरण या डायरेक्ट रेडिएशन इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो सौर पैनल के लिए, सॉरी, तो सौर पैनल के लिए ये जो है सबसे उपयोगी विकिरण है। तो पूछिएगा कि सौर विकिरण के लिए सबसे उपयोगी विकिरण कौन सा होता है? तो सौर पैनल के लिए सबसे अधिक उपयोगी विकिरण कौन सा होता है? ठीक है, डिफ्यूजन यानी विकिरण होता है कि किरण विकिरण बीम विकिरण होता है? तो किरण विकिरण बीम विकिरण जो है ये सबसे उपयोगी होता है, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि यदि कुल विकिरण क्या है, कुल विकिरण कितना होगा? तो कुल विकिरण क्या होगा? ये तीसरे नंबर का है, 3 प्रकार है, तीसरे नंबर का है। तो कुल विकिरण क्या हो गया यहाँ पे? दोनों का योगफल, ठीक है। कि हमने देखा एक विसरण विकिरण, दूसरा देखा किरण विकिरण, तो इन दोनों का जो योग है इसको क्या बोलेंगे? कुल सोलर विकिरण बोलेंगे। तो इस प्रकार से कुल सोलर विकिरण जो होता है किसका योगफल होता है? किरण विसरण और विसरण विकिरण का योगफल होता है। समझ में आया? तो पूछा यदि कि कुल सोलर विकिरण क्या होता है ना, ऑप्शन दे देगा 4, इसका 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 योगफल होता है। तो किसका किसका योगफल होता है ये? ठीक है, किरण विकिरण या बोलेंगे प्रत्यक्ष विकिरण या डायरेक्ट विकिरण या बीम विकिरण और विसरण विकिरण का योगफल होता है, ठीक। अब ये जो किसी सतह पर क्षैतिज दिशा में आपतित होता है, ठीक है, इसे वैश्विक विकिरण भी कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल रेडिएशन भी बोलते हैं। किसको ग्लोबल बोलते हैं? कुल को, ठीक है ना। समझ में आइए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, कि जो सूर्य मार्ग है, इस सूर्य का जो मार्ग है ना, ये किस प्रकार से यहां पे होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ना, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये इसका उत्तरी और दक्षिणी बिंदु है। तो हमारी पृथ्वी ऐसे नहीं है, इसका जो अक्ष है वो ऐसा झुका हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से कितने डिग्री पे झुकी हुई है वो? तो 23.45 डिग्री। देखो क्या है ना, पृथ्वी अपने अक्ष से कितने कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। तो 23.45 से लेके 23.50, ये जो कोण होता है ना, ये कोण बदलते रहता है, पता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो झुकी हुई है, ये कोण हमेशा एक समान नहीं रहता है, ये कोण क्या होता है? बदलते रहता है। तो कहीं पे आपको 23.45 मिलेगा, कहीं पे 23.5 लिखेगा, तो दोनों ही सही है, क्योंकि ये जो कोण है, पृथ्वी जो अपनी अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है, ये एक निश्चित कोण नहीं है, इसमें थोड़ा परिवर्तन यहाँ पे होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर, अपनी धुरी यानी क्या होता है? अक्ष पर, तो अपनी धुरी पर अपने अक्ष पर कितने डिग्री पे लगभग झुकी है? तो ये पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो इतने अक्ष पे ये झुकी हुई है, और इसी के कारण क्या होता है यहाँ पे? जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, ठीक है। तो ऋतुओं के परिवर्तन का कारण क्या है यहाँ पे? पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.45 या 0.5 डिग्री पे झुका हुआ होना, ठीक है। अब ये भी पता है आप लोग को कि पृथ्वी जो है सूर्य का क्या लगाती है? चक्र लगाती है। तो ये जो हमारी, ये मान लीजिए आपका सूर्य है, तो सूर्य जो है आपका तारा है ये।
अब पृथ्वी जो है इसके चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो चक्कर लगाती है तो कैसे मार्ग में लगाती है, अंडाकार मार्ग में। अंडाकार मार्ग को क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, या इलेप्टिकल उसको पाथ बोलेंगे, यानी इसको दीर्घवृत्त भी बोला जाता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, है ना, ऐसा वृत्ताकार मार्ग में नहीं है, दीर्घवृत्ताकार में है, ठीक है, अंडाकार मार्ग में या दीर्घवृत्ताकार मार्ग में या इलेप्टिकल पाथ में जो है चक्कर लगाती है वहां पे। तो कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है, तो एक चक्कर जो है 365.25 इतने दिनों में सूर्य का क्या करती है, वो एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हो, एक वर्ष बोलते हो, है ना। तो यहां पे वही बता रहा है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण है, पृथ्वी का जो परिक्रमण है सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में होता है, ठीक, और किस प्रकार के मार्ग में वो चक्कर लगाती है, ठीक है। अब यदि चक्कर लगा रही है तो इससे पृथ्वी की जो सापेक्षिक गति होती है वो क्या होती है, बदलती है। अब जैसे कि सूर्य ये है और ये ऐसे झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ जा रहा है, ऐसे झुका हुआ जा रहा है। अभी देखेंगे कि इसका जो ये फेविकोल लिखा हुआ भाग है, ये फेविकोल लिखा हुआ भाग सूर्य के सामने है। जब ये घूम के यहां पे आ जाएगा तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये भाग इधर आ जाएगा। तो इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो ऋतुएं हैं वो यहाँ पे परिवर्तित होती हैं, ठीक है। यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं रहती तो ऋतुएं परिवर्तित नहीं होती। पृथ्वी झुकी होने के कारण, ऐसे झुकी होने के कारण क्या होता है कि जब ये वाला भाग रहेगा सामने तो इस पे सूरज की रोशनी आएगी, ये भाग ऐसे आ जाएगा तो इस पे आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे जो झुके होने के कारण और जब ये चक्कर लगा रही है तो सूर्य की सापेक्ष स्थिति क्या होती है, यहाँ पे बदलती है, ठीक है। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ग्रीष्म काल में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, ठीक है, और सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिससे लंबी अवधि तक प्रकाश और गर्मी मिलते रहती है, ठीक है। तो जब पृथ्वी आपकी जो है इतने कोण पे झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो जब हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म काल में जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध किसको बोलते हैं, कि जो हमारी ऐसा पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी के ठीक केंद्र से यदि एक ऐसा क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, या विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, या इसको अक्षांश रेखा भी, शून्य अक्षांश रेखा भी इसको बोला जाता है। तो ये जो रेखा है पृथ्वी को दो भागों में बांट दी, तो एक को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। पृथ्वी क्या है, गोला है, गोले के दो आधे भाग हो गए, तो एक आधा भाग एक अर्ध हो गया, दूसरा आधा भाग एक अर्ध हो गया। तो इसको क्या बोल दिए कि ये उत्तरी गोलार्ध है, और इसको क्या बोल दिए कि ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो दो गोलार्ध यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में कौन सा गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ ज्यादा झुका होता है, ठीक है। तो हमारा जो देश है भारत, वो किस गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य की ओर क्या होता है, ज्यादा झुका होता है। जब सूर्य की ओर ऐसे ज्यादा झुका हुआ है तो सूर्य की किरणें क्या होंगी, उसके ऊपर सीधे पड़ेंगी। तो जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर सीधे पड़ती हैं तो वहां पे लंबी अवधि तक प्रकाश रहता है, अधिक गर्मी मिलती है। तो जैसे हम बोलते हैं कि गर्मी में जो दिन होता है, दिन ज्यादा समय तक रहता है ना, मतलब दिन बड़े होते हैं, रात छोटी हो जाती है। तो क्यों मिलती है, समझ में आया। तो ग्रीष्म काल में हमको क्यों अधिक गर्मी मिलती है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर ज्यादा झुका होता है। तो सूर्य की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं, ज्यादा समय तक रहती हैं, तो ज्यादा समय तक हमको प्रकाश मिलता है, गर्मी मिलती है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है शीतकाल में। जो शीतकाल में पृथ्वी का जो उत्तरी हिस्सा है वो दूर झुका हो जाता है ना। जैसे ये ऐसे झुकी हुई ना, ऐसे पृथ्वी ऐसे झुकी हुई जैसे चल रही है यहाँ पे, तो यदि इस दिशा में आएगी तो इस दिशा में आएगी तो ये दूर रहेगी, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि जैसे ये ऐसे यदि झुका हुआ है ऐसे, तो इसकी दूरी अभी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। यदि इसी लाइन को उठा करके हम यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, तो ये लाइन इसके क्या आ जाएगी, पास में आ जाएगी, ठीक है। तो ये झुकी हुई लाइन क्या हमारी पृथ्वी है,
तो जब हमारी पृथ्वी 23.5 अंश पे झुकी हुई है तो इस समय यहाँ पे दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो शीतकाल, और जब यहाँ पे आ गया तो दूरी क्या हो गई कम, तो ग्रीष्मकाल बन जाता है। ठीक है, तो शीतकाल में पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा क्या होता है, सूर्य से दूर चला जाता है, ऐसे दूर चला जाता है। ठीक है, दूर की तरफ झुका होता है, जिससे किरणें अब क्या हो जाती हैं, पृथ्वी पर तिरछी हो जाती हैं। तो जब किरणें तिरछी पड़ती हैं तो दिन क्या होने लगते हैं, अब छोटे होने लगते हैं, पृथ्वी पर ऊष्मा और ऊर्जा जो है वो कम पहुंचने लगती है ना, जिसको हम बोलते हैं ठंड स्टार्ट हो गई है। ये तो सबको पता है कि दिन और रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण। तो पृथ्वी के घूर्णन और के कारण दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, यहाँ पे समय में अंतर आता है। समझ में आया? आगे देखेंगे समय में किस प्रकार से अंतर आता है। अब इसके बाद में देखिए कि अभी तक जो हमने पढ़ा इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो इससे हमको ये निष्कर्ष निकला कि सूर्य का मार्ग जो है, सूर्य मार्ग का अध्ययन और सौर ऊर्जा प्रणाली, ठीक है, के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोलर पैनल जो हम लगाएंगे, इस सोलर पैनल की दिशा, उसका झुकाव, ठीक है, कौन निर्धारित करेगा, सूर्य मार्ग। तो सूर्य मार्ग की जो भूमिका है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए, सोलर पैनल की दिशा निर्धारित करने के लिए। सोलर पैनल कितने कोण पर लगाना है, कितने डिग्री के कोण पर झुका के लगाना है, ठीक है, तो इसको निर्धारित करने के लिए हमको सूर्य मार्ग की अध्ययन करना पड़ता है कि सूर्य मार्ग किस प्रकार से यहाँ पे है। ठीक है, अब परीक्षा के लिए आपको क्या याद रखना है बोल रहे हैं, तो पृथ्वी की धुरी का झुकाव कितना होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य क्या होता है, ऊंचाई पर होता है। ठीक, तो विकिरण क्या हो जाएगा, पृथ्वी पे कम। ठीक, तो सूर्य की ऊंचाई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या है बोल रहा है, सीधा है। सूर्य क्या है, पृथ्वी के सीधा है, तो विकिरण क्या होगा, अधिक। और सूर्य जो है निचाई पर, तो विकिरण क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, ऊंचाई पर मतलब सीधा है, पृथ्वी अपनी ऐसे है ना, पृथ्वी ऐसे है, तो सूर्य ऊंचाई पे है। ठीक, तो विकिरण क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, यदि सूर्य क्या हो जाएगा, निचाई पे हो जाएगा, पृथ्वी यहां है, निचाई पे हो जाएगा सूर्य, तो ऐसे निचाई पे हो जाएगा, तो विकिरण क्या हो जाएगा, कम। तो शीत ऋतु में सूर्य निचाई पर, विकिरण कम, और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य ऊंचाई पर होता है पृथ्वी के। ठीक, तो इसलिए विकिरण क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो निचाई ऊंचाई का मतलब क्या है, पृथ्वी के ठीक ऊपर और पृथ्वी से दूर पे, है ना। इसके बाद में यहां पे देखिए कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों, अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार के कक्ष में परिक्रमण करती है, किस प्रकार के कक्ष में चक्कर लगाती है, तो वृत्ताकार की दीर्घवृत्ताकार कक्ष में। ठीक है, तो वही लिखा है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, परिक्रमण करती है, और एक परिक्रमण करने में उसको कितना समय लगता है। ठीक, दूसरा, पृथ्वी की स्थिति जो है, उसकी स्थिति बदलने से जो सूर्य से प्राप्त विकिरण है उसकी तीव्रता क्या होगी, यहाँ पे बदलेगी। तो पृथ्वी अलग अलग स्थिति में रहेगी, तो सूर्य से प्राप्त विकिरण की तीव्रता क्या होगी, बदलेगी। सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर आएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है यहाँ पे। ठीक, तो यदि हम देखेंगे कि यदि पृथ्वी जो है, ये सूर्य है आपका, और पृथ्वी जो है इस तरह से ऐसे अंडाकार मार्ग में चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो जब ये यहां पे रहेगी दूरी ज्यादा रहेगी, यहां पे रहेगी दूरी कम हो जाएगी, यहां पे रहेगी दूरी कम हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि इसकी जो दूरी है वो अलग अलग समय पे क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो पृथ्वी की, ये पृथ्वी है यहाँ पे, ये सब पृथ्वी है यहाँ पे, इस मार्ग में चल रही है ये। तो पृथ्वी की जब स्थिति वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार मार्ग में बदलती है तो सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर आ जाएगा। यहाँ पे सौर ऊर्जा ज्यादा रहेगी, यहाँ पे सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही बता रहा है कि पृथ्वी की स्थिति बदलने से सूर्य से प्राप्त विकिरण की तीव्रता क्या होती है, यहाँ पे बदल जाती है। ठीक है, और पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है वो हमेशा एक समान नहीं रहती है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसकी औसत दूरी लेते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी होती है,
तो 149.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर इतनी मानी जाती है यहाँ पे, ठीक है। राउंड फिगर में इसको 150 भी ले सकता है, ठीक है, तो 150 भी ले सकता है, या फिर ये फिगर आपको याद रखना है 149.6, ये औसत दूरी है, हमेशा औसत दूरी ही ली जाती है, ठीक है। तो ये जो दूरी है ये स्थिर यहाँ पे नहीं होती है, बोल रहा है ना। पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कारण यह दूरी क्या होती है, निरंतर बदलती रहती है ना। तो औसत दूरी तो स्थिर रहती है, कौन सी दूरी की बात कर रहा है, इस दूरी की बात कर रहा है। ये दूरी क्या होती है, निरंतर बदलते रहती है। तो इस दूरी के बदलने से क्या होता है, दूरी यदि कम होगी तो विकिरण की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और दूरी यदि अधिक होगी तो विकिरण की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पृथ्वी पर जो विकिरण प्राप्त होता है वो किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। कि यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी ज्यादा होगी तो विकिरण कम हो जाएगा, और यदि दूरी कम होगी तो विकिरण वहां पे बढ़ जाएगा। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, इसको याद रखना, 149.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक, तो वही चीज बता रहा है कि क्या आपको याद रखना है कि पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करती है, यानी इलिप्टिकल उसको बोलते हैं, है ना, ऑर्बिट में उसको रिवॉल्व करती है। और सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी आपको बता रहा है कितनी होती है, ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो इतनी होती है, ठीक है, औसत दूरी इतनी यहां पे होती है। दूरी में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, 90% से 100%। तो कहने का मतलब है कि यदि मान ले कि ये सूर्य है और ये इससे दूरी जो है पृथ्वी है, ये इसकी दूरी यहां पे है 100, मान लो एक समझने के लिए 100 किलोमीटर है। तो ये दूरी जो है कितनी परिवर्तित हो सकती है, तो 90 किलोमीटर हो जाती है कभी, कभी ये दूरी क्या हो जाती है, 110 किलोमीटर हो जाती है। तो बोल रहा है कि दूरी में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, 90% से 110% तक परिवर्तन होता है। तो इसीलिए हम क्या निकालते हैं, इसका औसत निकाल लेते हैं, और औसत हमारे पास में कितना आता है, इतना, ठीक है। तो इसको हम औसत दूरी यहां पे बोलते हैं। तो दूरी जब बढ़ती है तो विकिरण क्या हो जाता है, मैंने बताया कम हो जाता है, और दूरी यदि कम होती है तो विकिरण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सब अध्ययन क्यों किया जा रहा है, सोलर सेल के लिए, कि जहां पे भी सोलर सेल लगाई जाएगी तो वहां पे सौर विकिरण की स्थिति क्या होगी, है ना, किस पर निर्भर करता है, तो उन सब के बारे में एक आइडिया हमको चाहिए। तो इसलिए इसका अध्ययन वहां पे किया जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आया इतना। अब यहां पे बता रहा है कि जो हमारा जो सूरज है, अब इस सूरज से तो चारों तरफ क्या है, विकिरण निकल रहा है। हमारी पृथ्वी छोटी सी यहां पे है ना। तो सूरज से जो विकिरण निकलता है, क्या वो पूरा विकिरण पृथ्वी पर पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता है। तो पृथ्वी क्या करती है, सूरज के विकिरण का एक छोटा सा भाग ही क्या करती है, ग्रहण करती है, ठीक है। अब कितना विकिरण यहां पे आता है तो उसको किस नियम से ज्ञात करेंगे, तो ज्यादातर जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि इनकी दूरी, यहां पे जो विकिरण हो रहा है ये विकिरण किस पर निर्भर करेगा, पृथ्वी पहुंचने वाला जो विकिरण है वो सूर्य और पृथ्वी की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो नियम है फिजिक्स में वो क्या होते हैं, उसको क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पे भी सौर विकिरण की जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, जो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है उसकी दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पे जो विकिरण है जब आएगा तो पृथ्वी, मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ में क्या है, ये वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों तरफ जब वायुमंडल है तो पृथ्वी के ऊपर में सबसे, जब वायुमंडल है तो वहां पे सबसे पहले आएगी सूरज की किरणें, सूरज का विकिरण सबसे पहले किसके पास आएगा, वायुमंडल के पास आएगा। तो ये यहां पे पता किया गया कि वायुमंडल पे कितना आता है, सूरज का जो विकिरण है वो कितना होता है।
तो ये पाया गया कि 1367 वॉट पर मीटर क्यूब स्क्वायर इतना यहां पे होता है कि यदि हम इस वायुमंडल का प्रति इकाई मीटर का क्षेत्रफल ले लें तो इस प्रति इकाई मीटर के क्षेत्रफल पे सौर विकिरण का मान कितना होता है, तो 1367 वॉट होता है। तो ये पूरा हमारी पृथ्वी पे भी नहीं आता है, क्योंकि इसका कुछ भाग क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है ना। तो उसके कारण ये सिर्फ कहां पे बताया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक ऊपरी सतह पर। उस पृथ्वी के वायुमंडल में भी अलग अलग सतह हैं, जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो बोल रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक ऊपर में, ठीक है, सूर्य की जो किरणें हैं वहां पे क्या होती हैं, जब लंबवत आ रही होती हैं, है ना, वायुमंडल पे सीधी लंबवत आ रही होती हैं, तो उस समय वायुमंडल के ऊपर में कितना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कितना होता है यहाँ पे। तो सौर ऊर्जा की जो मात्रा है वो कितनी होती है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है ना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। समझ में आया? तो ये कौन सा मान लेते हैं, औसत, क्योंकि स्थान परिवर्तन होने से इसका मान भी परिवर्तन होता है, तो उसको क्या लेते हैं, औसत सौर ऊर्जा। तो आपको याद रखना है कि औसत सौर ऊर्जा वायुमंडल के ऊपर कितनी होती है, ठीक। तो ये आपको पूछ सकता है, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, जो सौर विकिरण की तीव्रता है वो किस नियम का पालन करती है, तो व्युत्क्रमानुपाती के नियम का पालन करती है, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो यहां पे आप लिखोगे वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करती है, ठीक है। तो सौर विकिरण की जो तीव्रता है वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम के अनुसार यहां पे होती है। तो ये 2 पॉइंट एकदम याद रखना है। तो सौर स्थिरांक किसको बोलते हैं, बोलेगा कि सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, तो इसी मान को क्या बोला गया है, सौर स्थिरांक बोला गया है, ठीक है। तो बोलेगा कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 1367 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ठीक। सौर विकिरण जो होते हैं ये क्यों परिवर्तित होते हैं, ये भी याद रखना है, सौर विकिरण में परिवर्तन का क्या कारण है, ठीक है। तो जो सौर विकिरण है इसमें परिवर्तन का क्या कारण होता है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी झुकी हुई है ना, 23.45 या 5 पे, तो झुकी होके ऐसे परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण सौर विकिरण क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। पृथ्वी धुरी पे झुकी है उसके कारण परिवर्तित होते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सूर्य की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण। तो सौर विकिरण में परिवर्तन का क्या कारण होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, और नीचे एक दिया उपरोक्त सभी। तो क्या क्या कारण होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, ठीक, सूर्य के, ये सूर्य है मान लो, ये पृथ्वी है, तो दूरी बदल रही है परिक्रमा करते समय, ठीक। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी की धुरी पर झुकाव, ठीक है, और सूर्य की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। तो इसके कारण यहां पे जो है सौर विकिरण में परिवर्तन होता है। इसके बाद में यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, तो ये बता रहा है यहां पे कि सौर विकिरण जो है इसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सौर विकिरण को कौन कौन से घटक प्रभावित करेंगे, ये तो सिंपल आप अपना सोच के भी बता सकते हो, ठीक है, कि सौर विकिरण को कौन कौन से घटक प्रभावित करेंगे, कि कितने घंटे तक धूप निकली हुई है, ठीक है, धूप की संख्या, कि यदि पृथ्वी हमारी है तो इस पृथ्वी पे जो सौर विकिरण आ रहा है, ठीक है, वो सौर विकिरण किस पर निर्भर करेगा, कितने समय तक धूप है, कितने घंटों तक धूप है, उस पर निर्भर करेगा। यहां पे कोई बादल वगैरह तो छाए हुए नहीं है, ठीक है, बात समझ में आया? यदि बादल छाए हुए रहेंगे तो फिर सौर विकिरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितने घंटों की धूप निकली हुई है, बादल छाए हुए तो नहीं है, वर्षा तो नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो यदि बादल छाए रहेंगे, वर्षा होते रहेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, सौर विकिरण कम हो जाएगा, है कि नहीं। और यदि बादल नहीं रहेंगे, वर्षा नहीं रहेगी, धूप घंटों की संख्या ज्यादा रहेगी, तो सौर विकिरण ज्यादा रहेगा। तो जहां सौर विकिरण ज्यादा होगा वहां पे सेल लगाओगे तो ज्यादा आपको पावर मिलेगी वहां पे, है ना। तो धूप के घंटों की संख्या अधिक होने पर सौर विकिरण की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है।
जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो अभी सोलर सेल जो है वो बहुत बढ़िया काम करेंगी, है ना। बादल एवं वर्षा सौर विकिरण को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा जो भी बताया, भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, जो पृथ्वी एक क्या है वो गोला है, उसको 20 से काटती है और दो भागों में उसको विभाजित करती है, यानी कि भू के मध्य से जाती है। पृथ्वी यानी भू है, भू के मध्य से जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को ही क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है। कि किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या रेखा एवं भूमध्य रेखा के बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अक्षांश कोण। अक्षांश कोण के बारे में बता रहा है कि भाई अक्षांश कोण क्या होता है बताओ। तो यदि हम देखेंगे यहां पे कि इस प्रकार से ये हमारी है पृथ्वी, अब ये पृथ्वी को 20 से ये क्रॉस कर रही है, इस रेखा को हमने क्या बोला कि ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक। या इसको बोले कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या इसी को बोले कि ये क्या है, विषुवत रेखा है। अब यहां पे एक हो गया आपका ये उत्तरी ध्रुव और एक हो गया आपका ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक। अब यहां पे क्या किया है, ऐसी और छोटी छोटी ऐसी रेखाएं में पृथ्वी को ऐसा बांट दिया, ऐसे यहां पे ऐसे बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, इसको 1 डिग्री माना, इसको 1 डिग्री माना, फिर इसको 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे, है ना, 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे यहां पे माना। तो 1-1 डिग्री के अंतर पे इन रेखाओं को ऐसा विभाजित कर दिया ऐसा। तो 1-1 डिग्री के जब अंतर पे रखेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 90 डिग्री ऐसा आएगा, ठीक है। समझ में आया, यहां पे कितना आएगा, 90 डिग्री यहां पे आएगा। तो यहां पे कितनी रेखाएं बन जाएंगी, ऐसे 90 रेखाएं बन जाएंगी। तो ये जो बिंदु होता है इसको बिंदु बोलते हैं, इसको रेखा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कितनी रेखाएं बन जाएंगी, फिर 89 बन जाएंगी वहां पे, ठीक है ना। और इसी तरह से यहां पर भी क्या कर दिया गया, यहां पर भी इसको ऐसा रेखाओं में विभाजित किया गया, ठीक। तो यदि हम वैसे देखें तो यहां से 90 और यहां से 90, तो 90 90 180 और धन 1 भूमध्य रेखा, तो कितनी हो गई, 181 हो गई। कौन सी रेखा, आपकी अक्षांश रेखा है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दो बिंदु होते हैं, ये रेखाएं नहीं होती हैं, तो 2 को यदि माइनस कर दें तो कितना माना जाता है, तो 179 अक्षांश रेखाएं यहां पे होती हैं, ठीक। अब ये हो गया पृथ्वी का केंद्र और ये हो गई आपकी एक अक्षांश रेखा 1 डिग्री वाली। तो इन दोनों को यदि हम ऐसे मिलाएंगे तो यहां पे क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगा उस कोण को क्या बोलेंगे, हम अक्षांश कोण बोलेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि अक्षांश कोण आप किसको बोलोगे, अक्षांश कोण किसको बोलोगे, तो भूमध्य रेखा, ठीक है। यानी भूमध्य रेखा ने अक्षांश रेखा के किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से, तो ये सभी अक्षांश रेखाएं ही भूमध्य रेखाएं कहलाती हैं, लेकिन वो शून्य अक्ष पर भूमध्य रेखा नहीं होती हैं। तो ये जो अक्षांश रेखा है, ये भूमध्य रेखाएं हैं, इनके किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से जब हम जोड़ेंगे तो जो ये कोण बनेगा, है ना, ये त्रिज्या रेखा हो गई। भूमध्य रेखा के तल के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अक्षांश कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो अक्षांश कोण किसको बोलेंगे, समझ में आ गया। अब यहां पे विशेषताएं बता रहा है कि जो अक्षांश रेखा के साथ में विशेषताएं क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश कोण क्या होगा, धनात्मक। तो ये उत्तरी गोलार्ध है ना, एन यानी क्या होता है, नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध। तो यहां पे ये अक्षांश कोण का मान यदि ऐसे लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो इसको बोलेंगे धनात्मक 90। और यहां पे भी क्या होगा, 90 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक 90, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश कोण को क्या लेते हैं, धनात्मक, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश कोण को क्या ले जाता है, ऋणात्मक। तो इसका मान अब क्या हो गया, -90 से +90। तो यहां से लेके यहां तक हो गया कोण, तो ये -90 और ये +90। तो अक्षांश कोण का मान कितना होता है, -90 से +90 तक होता है। समझ में आया। तो जो कोण मोड़ रहेंगे ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। पूछ देगा भाई अक्षांश कोण क्या होता है, अक्षांश कोण का मान उत्तरी गोलार्ध पे क्या होता है, या उत्तरी ध्रुव पे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है ना।
या अक्षांश कोण का मान किस किस के बीच में होता है, 180 से 180 माइनस प्लस ऐसे दे देगा, 0 से 180 या -90 से या -45 से ऐसे करके दे देगा। ठीक है, तो इसका मान आप ध्यान रखिए। समझ में आया? इसके बाद में देखेंगे यहां पे आगे कि ये जो सतह दिंगस कोण होता है, ठीक है, इसको एजिमिथ एंगल यहां पे बोलते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अनुप्रस्थ तल में दक्षिण दिशा की संदर्भ रेखा तथा सतह के अभिलंब प्रेक्षण के बीच बनने वाला जो कोण है, इसको क्या बोलते हैं हम यहां पे, तो इसको हम यहां पे बोलते हैं एजिमथ एंगल। ठीक है, तो ये जो एजिमथ एंगल है ये क्यों जरूरी होता है, तो बोल रहा है कि सौर पैनल के लिए यदि आप भारत के उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है, तो यदि आपको अधिकतम बिजली बनानी है तो सौर पैनल का जो मुख है बिल्कुल कहां होना चाहिए, दक्षिण पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दिंगस कोण का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, यदि पैनल पूर्व या पश्चिम की ओर घुमा हुआ है तो उस पर पड़ने वाली धूप का मान क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है यहां पे कि जो आपका अनुप्रस्थ तल है, जैसे कि मान लो आपने यहां पे इस प्रकार से सोलर पैनल लगाया हुआ है, ये आपका ऐसा सोलर पैनल है ना, ये आपका सोलर पैनल है, और ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है, सॉरी सूरज है। तो ये बोल रहा है कि अनुप्रस्थ तल में दक्षिण दिशा की संदर्भ रेखा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, अनुप्रस्थ तल हो गया। अनुप्रस्थ तल में जो दक्षिण दिशा है, ठीक है, उस दक्षिण दिशा, जैसे हम देखेंगे हम उत्तरी गोलार्ध में तो सूरज कहां से जाता है, तो हम देखते हैं कि पूर्व से कहां जाता है, वो पश्चिम की ओर जाता है। तो जब हम देखते हैं कि सूरज जो है वो पूर्व से कहां जा रहा है, ये पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो ये कहां से ऐसे होके जाता है, दक्षिण दिशा से होके जाता है, ऐसे दक्षिण से। और यहां पे हमारी कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। यहाँ पे सूरज, यहाँ पे क्या है आपका, सूरज है, ये सन है, ये समझ में आया? तो जब हम सोलर पैनल को लगाएंगे, ठीक है, तो सोलर पैनल को लगाएंगे तो ये हो गया इसका अनुप्रस्थ तल। अब इसकी हम एक संदर्भ रेखा, संदर्भ रेखा को बोलते हैं इंग्लिश में रेफरेंस लाइन। संदर्भ रेखा को क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि भाई सूरज तो ऐसे जाने वाला है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सोलर पैनल लगाया और एक रेफरेंस लाइन डाल ली यहाँ पे कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो यदि सूरज जो है इस रेफरेंस लाइन के अनुदिश रहता है तो सूर्य की किरणें इस पे क्या होंगी, सीधी सीधी पड़ेंगी, और सीधी सीधी पड़ेंगी तो यहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा ऊष्मा होगी, सबसे ज्यादा प्रकाश होगा। ठीक है, तो वही बता रहा है यहां पे कि अनुप्रस्थ तल, ये सोलर पैनल का अनुप्रस्थ तल हो गया। अनुप्रस्थ तल से में दक्षिण दिशा की संदर्भ रेखा हो गई है तथा सतह के अभिलंब, किसी सतह के अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अभिलंब का मतलब होता है, इसको आप बोल सकते हो लंबवत, क्या बोल सकते हो उसको, लंबवत, लंबवत। ठीक है, तो अभिलंब का मतलब क्या होता है, लंबवत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल यानी प्लेन के ऐसा लंबवत आ रहा है। ठीक है, तो अभिलंब प्रक्षेपण के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, बस में। तो यदि मान लीजिए कि हमने पैनल ऐसे लगाया, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक, और सूरज अभी यहीं पे है, तो यहां पे जो सूरज की किरणें आएंगी इसके अभिलंब होंगी, लंबवत होंगी, तो यहां पे कोण कितना बनेगा, अभी 0 कोण बनेगा। ठीक, हमारी रेफरेंस लाइन यही है, यह हमारी संदर्भ रेखा है। अब किसी क्षण सूरज यहां पे आएगा, जब सूरज यहां पे आएगा तो इसके बीच कोण कितना हो जाएगा, ठीक है, अब 0 नहीं रहेगा, तो अब यहां पे जो प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा वो अब सीधा लंबवत नहीं रहेगा, तो प्रकाश का मान इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो एजिमिथ एंगल होता है
दिंगश कोण होता है, क्या बोलता है कि अनुप्रस्थ तल में, तो ये आपके पैनल का अनुप्रस्थ तल हो गया, ऐसा अनुप्रस्थ तल हो गया। अनुप्रस्थ तल में दक्षिण दिशा की तरफ आप क्या करोगे, एक संदर्भ रेखा खींचोगे, ठीक। और उसके साथ में है ना तीन ही ऐसे तीन दिशाएं होती है ना, कि ये आपका मान लो ईस्ट वेस्ट, ये साउथ यहां ले लेते हैं समझने के लिए, और ये नॉर्थ है। तो संदर्भ रेखा ये हमारी ये रहेगी। अब सूरज यदि यहीं रहेगा तो सीधा आएगी, सूरज यहीं आएगा तो ऐसे आ जाएगी, है ना। तो बोल रहा है कि ये संदर्भ रेखा हो गई जो दक्षिण दिशा की तरफ है आपकी, ठीक है। सतह के अभिलंब प्रेक्षण के बीच, तो ये प्रेक्षण हो गया के बीच बनने वाला जो कोण है सतह का क्या कहलाता है, दिंगश कोण कहलाता है। समझ में आया। तो बोल रहा है कि दक्षिण दिशा में इस दिंगश कोण का मान क्या होगा। तो यदि आपका सोलर पैनल ये है, दक्षिण दिशा ये है, ठीक है, और यहां आपने संदर्भ रेखा खींची हुई है, तो दक्षिण दिशा में यदि सूरज यही है तो दिंगश कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। तो दिंगश कोण का मान दक्षिण दिशा में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यदि हम पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्व की ओर जाएंगे तो इसका कोण का मान क्या होगा, धनात्मक। दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आया। तो पूर्व की ओर जाने पे धनात्मक, पश्चिम की ओर जाने पे क्या होगा, ये ऋणात्मक यहां पे हो जाएगा। तो इसका जो परास है वो यहां पे कितना होता है, तो इसका परास -180 से कितना होता है, +180 होता है, ठीक है। तो माइनस यानी कि यहां से इसको ले सकते हो, यहां से -180, और यहां से क्या ले सकते हो, +180 ले सकते हो। तो ये इसलिए बोला मैं कि अक्षांश कोण का मान -90 से है ना +90 होता है, और इसका मान -180 से +180 होता है। तो ये सब चीजें आपको पूछ सकता है। और ये जो एजमिथ एंगल है, दिंगश कोण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे वगैरह में इसमें से क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ठीक है, कि दिंगश कोण एजमिथ एंगल क्या होता है, ठीक। तो किससे दर्शाया जाता है, ये भी पूछ लेता है कई बार कि एजमिथ एंगल को किससे दर्शाया जाता है भाई, गामा से। एजमिथ एंगल को किससे दर्शाया जाता है, गामा से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो एजमिथ एंगल क्यों जरूरी है, तो मैंने बताया क्यों जरूरी है कि सोलर पैनल यदि आपको लगाना है और आप जो है भारत के उत्तरी गोलार्ध में है ना, भारत में रहते हो, मतलब यदि आप भारत में रहते हो मतलब आप उत्तरी गोलार्ध में हो, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो अधिकतम बिजली यदि आपको सोलर पैनल से बनानी है तो सोलर पैनल का मुख कहां पे होना चाहिए, बिल्कुल दक्षिण शून्य पे होना चाहिए। तो दिंगश कोण का मान क्या होना चाहिए, वहां पे 0 होना चाहिए, ठीक है। यदि पैनल पूर्व या पश्चिम की ओर घुमा हुआ है तो उस पर पड़ने वाली धूप क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। यदि पैनल को आप इधर घुमा दोगे या इधर घुमा दोगे तो उस पर पड़ने वाली धूप क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो ये दिंगश कोण का यहाँ पे महत्व होता है। तो दिंगश कोण का मान कितना होना चाहिए, पैनल के लिए 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो बोलेगा सोलर पैनल के दिंगश कोण का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अभी पूरा पीडीएफ तो मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन क्या क्या पूछेगा ना वो जैसे मैं बता रहा हूं उस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए ढाल या स्लोप का मतलब यहां पे क्या होता है। तो ढाल या स्लोप का मतलब क्या होता है, ठीक। तो ढाल या स्लोप किसको बोलोगे, तो सिंपल सामान्यतः किसको बोलते हैं हम, ठीक है, कि जैसे ये कोई वस्तु, ये पृथ्वी है, ऐसा पृथ्वी है, ये पृथ्वी का तल है। यदि कोई वस्तु इसी के ऊपर ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, तो उसमें कोई ढाल है क्या, नहीं ढाल है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें 0 ढाल है। समझ में आ गया। तो जी कोई वस्तु यदि पृथ्वी की सतह पर लेटी हुई है तो उसमें 0 ढाल है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऐसे उठ गई तो अब इसमें ढाल आ गया, ठीक है। यदि कोई वस्तु ऐसे आ गई तो अब ये ऊर्ध्वाधर हो गई पृथ्वी की सतह से, तो कितने डिग्री पे हो गई, यहाँ पे 90 डिग्री हो गई। समझ में आया। तो यहां पे बोल रहा है कि जो ढाल है वो कितने प्रकार से कितने डिग्री की हो सकती है। तो जो ढाल है वो कितने डिग्री की हो सकती है, यहां पे तो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक हो सकती है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला कि ये 0 डिग्री है। तो जैसे कि हम सीढ़ी पे ऐसे चढ़ते हैं
तो चढ़ने के लिए ऐसे ढाल बनाई हुई है, ठीक। उतरते हैं तो ऐसे ढाल बनाई हुई है, ठीक। तो यदि हम इसको मान लें कि भाई ये शून्य है, ये 0 डिग्री है, ठीक, और ये कोण है, तो ये अधिकतम कितनी हो सकती है? यहाँ पे 0 डिग्री से इधर चले जाओगे तो 90 हो जाएगा, ये इधर चले जाओगे तो 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो ढाल जो है इसका मान कितना हो सकता है? ठीक है, ढाल तो पहले समझ में आ गई, ढाल किसको बोलेंगे? तो परिभाषा के हिसाब से क्या है कि किसी सतह के तल, तो ये हो गई कोई सतह यानी पृथ्वी हो गई, किसी सतह के तल, सतह का तल हो गया, ठीक। और जो ये अनुप्रस्थ तल है इसके बीच का जो कोण है इसको क्या बोलेंगे? हम ढाल बोलेंगे, ठीक है। और ढाल को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यहाँ पे बीटा के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। एजिमुथ एंगल अभी पढ़े, उसको किसके द्वारा दर्शाते हो? गामा के द्वारा। ढाल को किससे दर्शाओगे? बीटा के द्वारा। और ढाल कितनी हो सकती है? तो 0 डिग्री से कितनी हो सकती है? 180 डिग्री तक हो सकती है, ठीक है। अब सोलर पैनल जो होते हैं इनकी दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो ढाल पर निर्भर करती है कि कितने ढाल पर इनको लगाया गया है। तो कभी देखोगे लगे हुए जहां सोलर पैनल होंगे तो वो इस प्रकार से ऐसे लगे हुए हैं सब जगहों पे, देखिए वैसे। तो ये जो है इनकी ढाल लगभग कितनी रखी जाती है? तो इनकी ढाल लगभग 25 डिग्री से शायद 30 डिग्री के बीच में या 35 डिग्री के बीच में इनकी ढाल रखी जाती है सोलर पैनल की, वो लिखेंगे आगे आएगा। तो समझ में आया? तो ढाल क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? तो ढाल पढ़ने का कारण है कि पता तो हो कि ढाल का मतलब होता क्या है। तो पहले तो वो आपको बता रहे हैं कि भाई ढाल किसको बोलते हैं। ढाल का मतलब है कि कोई वस्तु यदि पृथ्वी की सतह से झुकी हुई है तो उसको ढाल बोल देंगे वहां पे, ठीक है। और ढाल कितने कोण में बनाई जा सकती है? तो ढाल जो है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सोलर पैनल जो होते हैं इनकी दक्षता किस पर निर्भर करती है? ढाल पर निर्भर करती है। सोलर पैनल को यदि आप सही ढाल पर रखोगे तो फिर सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ेंगी, ठीक है। और सीधी करेंगे तो बिजली का उत्पादन आपका ज्यादा हो जाएगा। और यदि आपने गलत ढाल पर कर दिया है तो किरणें तिरछी पड़ती हैं और ऊर्जा का उत्पादन क्या होता है? कम हो जाता है। समझ में आया? तो इसलिए ढाल के बारे में वो आपको बता रहा है। तो सोलर पैनल की दक्षता किस पर निर्भर करती है बोलेगा तो ढाल पर निर्भर करती है। सोलर पैनल की दक्षता किस पर निर्भर करती है? सौर विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो सोलर पैनल की दक्षता सौर विकिरण की तीव्रता पर भी निर्भर करेगी। सोलर पैनल की दक्षता ढाल पर भी निर्भर करेगी, ठीक है ना। इसके बाद में आप देखिए ढाल को कितना रखा जाए, ये बोलता है कि भाई ढाल कितना रखें सोलर पैनल में, ठीक है। तो ये बता रहा है सोलर पैनल की जो ढाल है सामान्यतः कितनी रखी जाती है? तो जिस स्थान पर सोलर पैनल लगाया जा रहा है उसके अक्षांश के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो किसके बराबर रखेंगे? अक्षांश के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे भारत में कितने अक्षांश पे रखा जाता है? तो 25 डिग्री से 30 डिग्री। तो जितना अक्षांश उतना ढाल। तो सोलर पैनल हमारे भारत में कितने ढाल पे लगाए जाते हैं? अलग अलग देश में अलग अलग हो सकता है, अपने भारत की बात करें तो वो 25 से 30 डिग्री के ढाल पर लगाया जाता है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सोलर पैनल की ढाल किस पे निर्भर करेगी? अक्षांश के बराबर होती है। और भारत में ये ढाल कितनी होती है? 25 डिग्री से 30 डिग्री होती है। ठीक। तो यहां पे जब ऋतुएं परिवर्तित होती हैं तो इस ढाल को हम क्या कर सकते हैं? घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम ऊर्जा यदि हमको प्राप्त करनी है तो ग्रीष्म ऋतु में हम क्या करेंगे? ढाल को अक्षांश से 10 डिग्री कम कर देंगे। और शीत ऋतु में जब सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं तो ढाल को 10 डिग्री क्या कर देंगे? अधिक बढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे तिरछी किरणें सीधी आके पड़े उसके ऊपर में। समझ में आया? तो ढाल को ऋतुओं के अनुसार क्या किया जाता है? परिवर्तित। ग्रीष्म ऋतु में ढाल को 10 डिग्री कम और शीत ऋतु में ढाल को 10 डिग्री अधिक रखा जाता है।
इसके बाद में आप देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, परिक्रमण करती है। पढ़ चुके हो आप यहाँ पे, है ना। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्ष भर स्थिर नहीं होती, ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है। दूरी में परिवर्तन से पृथ्वी पर जो सौर विकिरण की तीव्रता है यह बदलती है, ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है। तो बोल रहे कि जो सौर विकिरण बदलता है ना, इसको आप की गणना कैसे करोगे। तो सौर विकिरण जो होता है, ठीक है, इसकी आप गणना कैसे करोगे। तो बोल रहा है कि इसका जो प्रभाव है कि इन सब के कारण जो सौर विकिरण बदलता है उसकी गणना हम किससे करेंगे। ठीक है। तो जो हम निकालते हैं औसत सौर विकिरण, तो इस सूत्र से यहां पे निकालते हैं। ये सूत्र जो है पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि बहुत लंबा सूत्र है ये, है ना। वो आएगा नहीं एग्जाम में, फिर भी मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। ये जो सूत्र है बहुत लंबा है। तो यदि सूत्र को देखें, ठीक है, तो ये तो इतना तो लिखा हुआ है, इसके आगे मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये है यहाँ पे 0.0000 है, ये 001280 इंटू साइन बीटा प्लस 0.000719, उसके बाद में कॉस 2 बीटा प्लस 0.4 टाइम्स 077 साइन 2 बीटा। तो इस सूत्र से हम क्या करते हैं, यहां पे पता करते हैं। ठीक, नोट कर ली। तो इसी को आगे देखेंगे यहां पे कि जो सूत्र है, इस सूत्र में बीटा का तात्पर्य किससे है। ठीक है। तो इस सूत्र में जो बीटा है, इस बीटा का तात्पर्य किससे है। तो बीटा का तात्पर्य है 2 पाई एन। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको लिख दो यहाँ पे 365 है ना। एक साल में कितने दिन होते हैं ना, दिनों की संख्या है। तो यहां पे देखेंगे कि जो बीटा है, बीटा क्या है, कोण था। तो बीटा कोण जो है वो कैसे यहां पे निकालेंगे। तो बीटा कोण है और कोण को हम कैसे ले रहे हैं, रेडियन में। ठीक है। तो ये जो है आरएसवी, ये क्या है, औसत सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की क्या है, औसत दूरी है ये। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, ठीक, और आर क्या है, किसी विशेष दिन सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक है। तो हर दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, बदलते रहती है। ठीक है। तो जो सूत्र हमने लिखा था उसमें आर एस वी अपॉन आर लिखे थे। तो ये क्या है, औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी। और ये किसी भी एक दिन, जैसे साल के किसी भी दिन को आप उठा लो कि जनवरी के दिन 31 जनवरी को कितनी दूरी है तो वहां रख दो, या 30 जनवरी को कितनी दूरी है तो वहां रख दो। ठीक है। तो किसी विशेष दिन सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी यहां रख देंगे। और एन जो है वो वर्ष का दिवस क्रमांक है। ठीक है। तो वर्ष का कौन सा दिन है, तो जैसे देखेंगे कि जो आपका 1 फरवरी है वो वर्ष का कौन सा दिन है, तो वर्ष का 32वां दिन है। 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी आएगा तो वर्ष का 32वां दिन है, तो वो वर्ष का दिवस क्रमांक हो जाएगा। ठीक है। तो इन सबको वहां पे रखते हैं और रख करके हम गणना यहां पे करते हैं, और गणना करने से हमको क्या मिल जाता है, ठीक है, जो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, वो प्रभाव आपको पता चल जाता है। तो ये समीकरण से, ठीक है, यह समीकरण जो है सौर ऊर्जा गणनाओं में सुधार गुणांक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो सौर ऊर्जा की जब हम गणना करते हैं तो उस गणना में कोई त्रुटि यदि हो जाती है तो उसमें जो हम सुधार करते हैं तो उस सुधार गुणांक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि सौर जो ऊर्जा होती है उसकी जो गणना करते हैं, गणनाओं में सुधार गुणांक के रूप में किसी एक सूत्र का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। और वो सूत्र जो अभी लिखे थे वो वाला सूत्र होता है। ठीक है।
इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि जो समय का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ टाइम, समय का समीकरण, ठीक है। तो यहां पे जो समय है, दो प्रकार से समय को हम वर्गीकृत करते हैं। एक समय होता है घड़ी का समय। तो घड़ी का जो समय है वो कौन सा समय है? जो हमको सरकार ने बताया है, जो हमारी घड़ियों में आता है, ठीक है। वो क्या हो गया? घड़ी का समय हो गया। तो जो भारत देश है, भारत देश में आप कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे सब जगह घड़ी का समय आपका कैसा रहेगा? एक समान। आप दिल्ली में रहो, भिलाई में रहो, सब जगह घड़ी का समान एक समय एक समान रहेगा, ठीक है। लेकिन जो सौर समय है, ये सौर समय क्या होता है? यहाँ पे एक समान नहीं रहता है। सौर समय क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। तो सौर समय का मतलब होता है कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ठीक ऊपर यदि सूर्य इस प्रकार से है, ठीक है, तो इस समय जो समय है उसको क्या बोलेंगे? हम सौर समय बोलेंगे, कि वो इस स्थान का क्या है? सौर समय है, ठीक। तो ये जो अंतर होता है, बता रहा है, ये अंतर पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा और धुरी पर झुकाव के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहां पे जो बोल रहा है कि सौर समय और घड़ी के समय दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। तो ये अंतर क्यों होता है? तो ये अंतर जो है पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा के कारण, धुरी पर झुकाव के कारण ये अंतर यहां पे उत्पन्न होता है, ठीक है। अब ये जो अंतर है, इस अंतर को हम किसके द्वारा? तो समय के समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं ना, देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं। तो इस प्रकार की जो रेखाएं, इसको क्या बोलते हो आप? देशांतर रेखाएं होती हैं। तो एक देशांतर और दूसरी देशांतर रेखा, यानी एक देशांतर रेखा के बीच का जो समय है वो कितना होता है वहां पे? यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय कितना होता है? 4 मिनट का अंतर आ जाता है उसमें। कितने मिनट का अंतर आएगा? 4 मिनट का अंतर वहां पे आता है, ठीक है। तो यहां पे उसी को आपको यहां पे बता रहा है कि जो इक्वेशन है, समीकरण है, ठीक है, जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये समीकरण यहां पे दिया हुआ है कि स्थानीय सौर समय की गणना, घड़ी के समय की नहीं, किसका बोल रहा है? सौर समय की गणना करना। सौर समय की गणना मतलब जब सूरज जो है वो ठीक लंबवत है, उसको क्या बोलोगे? सौर समय। तो सौर समय का मतलब क्या हो गया? कि आपकी पृथ्वी है ये, और इस पृथ्वी पे इस बिंदु के ये सबसे ऊपर है, छत के ऊपर है, यानी कि इसकी किरण क्या आ रही है? लंबवत आ रही है। तो उसको क्या बोलेंगे? कि वो उस स्थान का क्या है? स्थानीय सौर समय, ठीक। तो स्थानीय सौर समय की जो गणना है, उस स्थानीय सौर समय को क्या बोलते हैं? लोकल सोलर ऑब्जर्वेशन टाइम, LSOT। तो फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है ना, ये तो पहली बार आ रहे हैं। तो फुल फॉर्म पूछ दिया कि LSOT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल सोलर ऑब्जर्वेशन टाइम होता है, ठीक है। तो यहां पे हम इसी की गणना कर रहे हैं, स्थानीय सौर समय, कि इस स्थान का सौर समय क्या है, क्योंकि हमको यहाँ पे सोलर पैनल लगाना है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हमको सोलर पैनल लगाना है। तो यदि इस स्थान का सौर समय हमको पता है, तो ये हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किरण लंबवत कब आती है। समझ में आ रहा है? तो हम इस समय की गणना कैसे करेंगे? तो इसके लिए सूत्र है, तो LST प्लस 4 LL माइनस LSTM प्लस ET। तो यहां पे जो LST है, इसका मतलब क्या होता है? जो लोकल स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि घड़ी का समय है। तो यहां पे आपका जो भी घड़ी का समय है उसको रख दोगे, ठीक है। फिर ये 4 यहां पे रख दोगे। LL यानी कि लोकल लॉन्गिट्यूड, यानी स्थानीय देशांतर। जैसे मैंने बताया था कि देशांतर चेंज होता है तो कितना समय का अंतर आ जाता है? 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो जहां पे हो उस जगह का स्थानीय देशांतर कितना है? तो ये सब काल्पनिक रेखाएं, स्थान देशांतर रेखाएं भी। तो वो देशांतर रेखा कितनी है ना, वो आपको यहां पे रखना है। और उसके बाद में रखना है LSTM। तो LSTM का मतलब क्या है? जो लोकल स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, इसको यहां पर रखना है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ टाइम जो है, ठीक है, यानी कि मिनटों में आपको इसको यहां पे रखना है, ET। और इस सब को जब रख करके हम गणना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे स्थानीय सौर समय मिल जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि इस स्थान पे
जो सूरज है वो लंबवत किस समय पर आता है? समझ में आ रहा है? तो उस समय पे हम सौर पैनल को ऐसा रखेंगे, सूरज की पोजीशन चेंज होती है तो सोलर पैनल को ऐसा टिल्ट करेंगे, ऐसा घुमाएंगे, आगे देखेंगे ट्रैकिंग सिस्टम होता है, सौर ट्रैकिंग सिस्टम, तो वो बनाना पड़ता है। तो सौर ट्रैकिंग सिस्टम यदि बनाना है तो ये हमको पता चलना चाहिए कि सौर स्थानीय सौर समय क्या है, तभी उसको बना सकते हैं। समझ में आया? तो आज इतना ही देखते हैं, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं इसमें।